Hello students, let's start with the analysis of the English practice test level 1 number 3. Okay, if you just go through the whole question paper, let's go for the question paper. 20 questions, 15 minutes. तो आप 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट मैक्स, अगेन आई एम सेइंग 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट क्वेश्चंस को चेक करने में देंगे. Quickly you just have to go through the question paper first. Okay, the first to 5 questions we can just see these are single fillers. और अगर आप सिंगल फिलर्स के ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शंस काफ़ी ईजी हैं. ओके, लेट्स कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 6 to 10. 6 to 10 डायरेक्शंस काफ़ी लेंदी हैं. इफ़ यू जस्ट हैव टू पुट ऑन 30 to 40 seconds रीडिंग द डायरेक्शंस पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इनएप्रोप्रिएट और अ रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स. सो अगेन इफ़ यू सी इसमें तो कुछ ऑब्वियस स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको दिख रहे हैं. 6 to 10 and 1 to 5. 1 to 5 is single filler, 6 to 10 is inappropriate or misspelled word. Okay, now let's come down to question number 11 to 15. It is a parajumble. Okay, it's a parajumble question and sentences काफ़ी छोटे हैं, तो this parajumble is also easy. Let's come down to the last question. This is given below. A sentence is divided into 4 parts. Rearrange the 4 parts into a meaningful sentence. So it is what? It is sentence jumble. So there are 4 types of questions. First is single fillers, followed by misspelled or inappropriate word, followed by a parajumble of 5 marks and followed by sentence jumble. Now let's go with it. जैसे कि जब भी मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो पहले 1 मार्क के क्वेश्चन उठाओगे. 1 मार्क के क्वेश्चन है सिंगल फिलर्स, इनअप्रोप्रिएट या मिसस्पेल्ड वर्ड भी है, एंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1 मार्क ईच क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन इज सेंटेंस जम्बल भी है. तो अभी हम क्या करेंगे इन सब में से? विल गो विद सिंगल फिलर्स फर्स्ट. व्हाई सिंगल फिलर्स? इफ यू जस्ट टेक अ लुक एट सर्टेन सेंटेंसेस, द सेंटेंस सम ऑफ देम आर प्रीटी स्मॉल एंड विद ईजी ऑप्शंस. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद फिलर्स फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1. ही फॉरगॉट द पेन ऑन द टेबल. टेबल के लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है? ऑन. ही हैज केप्ट द बुक ऑन द टेबल. ही इज सिटिंग ऑन द टेबल. बट जनरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चेयर यू हैव टू से द प्रपोजिशन इन. ओके, सो ही फॉरगॉट द पेन ऑन द टेबल. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. ऑन एंड ओवर में एक डिफरेंस है. आई थिंक मैंने क्लास में लिया था, मैंने वाज टीचिंग प्रपोजिशंस. ओके, सो ऑन इज जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में फिजिकल टच होता है, जैसे इज सिटिंग ऑन द टेबल, ही हैज केप्ट द बुक ऑन द टेबल. ओवर में फिजिकल टच नहीं होता है और एक चीज़ मूविंग होती है, एक स्टैग्नेंट होती है. मे बी समटाइम व्हेन आई प्रिपेयर अ पीपीटी ऑन प्रपोजिशन आई विल टेक दिस more in detail, but he forgot the pen on the table is correct. This was very easy, question 1. Question number 2 थोड़ा सा ट्रिकी था. Dr. C.V. Raman dashed the Nobel Prize for Physics in 1930 for his pioneering work on scattering of light. Now Dr. C.V. Raman got the Nobel Prize कि won the Nobel Prize? What would you go for? It has to be won the Nobel Prize. गॉट द नोबल प्राइज़ या टू गेट द नोबल प्राइज़, ये यूसेज भी आपने कुछ लिटरेचर में देखा होगा, बट इसका यूज़ बहुत कम है. ऑलमोस्ट यू कैन से 95 to 98% यू ऑलवेज विन अ प्राइज, यू डोंट गेट अ प्राइज. ओके, यू ऑलवेज विन अ प्राइज. प्राइजेज आर जनरली 1. सो बेसिकली सेकेंड का 1 आएगा. मैंने वही कहा, कुछ लिटरेचर में आपने गॉड देखा होगा, कुछ लिटरेचर में, बहुत रेयरली, बट ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? वन द नोबल प्राइज. क्वेश्चन नंबर 3. Dr. Homi Bhabha was the first person to become the chairman of the Atomic Energy Commission of India. So he has become the chairman of. Third ka, it was easy. Now question number 4. Venkatraman Radhakrishnan was dash renowned space scientist. Was globally renowned space and nationally renowned space scientist नहीं होता है. nationally known बोल सकते हो आप. जब आप कोई वर्ड renown यूज़ कर रहे हो तो उसको international front पे भी लिया जाता है. and was internationally acclaimed astrophysicist also. so fourth was again easy. globally आएगा. globally क्यों? because globally is acting as an adverb to the adjective renowned. Renowned is the adjective here. Fifth, Acharya Jagdish Chandra Bose was a man of, now this is interesting, man of many talents. Generally talent को, the talent is a countable as well as an uncountable noun. क्योंकि यहाँ पे उनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ थे, तो यहाँ पे हमने टैलेंट्स लिया. क्योंकि वहाँ पे प्लूरल आया है तो व्हाट वी नीड? many talents.
The answer for fifth has to be many talents, Delhi. So after covering the first 5 questions, now let's move down to the inappropriate or misspelled word. Inappropriate में word usage गलत हो सकता है या spelling गलत हो सकती है. Let's go for question number 6. Days ahead of a Congress agitation and on the economic slowdown and against the government's policies, former Chief Rahul Gandhi has gone on another meditation trip. Now can you see this word meditation? देखते ही समझ में आता है कि स्पेलिंग गलत है. सो वर्ड भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो सिक्स का आंसर विल बी दिल्ली. लेट्स गो फॉर सेवेंथ. द ट्रिगर ऑफ प्रोटेस्ट इन लेबनान वाज अ गवर्नमेंट प्रपोजल. If you take a look at the seventh question properly, to impose a $6 monthly tax on WhatsApp users to raise funds. बहुत सारे बच्चों को ये दो वर्ड्स में कन्फ्यूजन होता है. द वर्ड इज़ राइज RISE एंड द अदर वर्ड इज़ रेज RAISE. राइज और रेज में क्या फ़र्क है? दोनों का बेसिक मीनिंग सेम है लेकिन यूसेज अलग है और ग्रामेटिकली भी वो थोड़े एक दूसरे से अलग है. जैसे कि दोनों का मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर आना या ऊपर जाना. अभी जैसे कि अगर आप बोलो सन रेजेस नहीं बोलते हो, आप क्या बोलते हो? सन राइजेस. सन राइजेस इसलिए क्योंकि वो खुद से ऊपर आता है, उसको किसी की मदद नहीं लगती है. लेकिन जब आप कोई मूवी में जाते हो या आप कोई ड्रामा देखने किसी हॉल में जाते हो, ऑडिटोरियम में जाते हो, तो वहाँ पे एक सेंटेंस फ्रेम होता है द कर्टन रेजेस, यानी पर्दा ऊपर उठ रहा है, वो खुद से नहीं उठ रहा है, उसको कोई उठा रहा है. सो जनरली इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ हेल्पिंग द अदर ऑब्जेक्ट टू मूव अप देन इट इज़ रेजेस. और वो खुद से ऊपर जा रहा है तो इट इज़ राइज. दिस इज़ एक्चुअली द यूसेज डिफरेंस ऑफ इट. ओके, दिस एक्चुअली द यूसेज डिफरेंस ऑफ इट्स. इसकी ग्रामेटिकल डिफरेंस भी है क्योंकि राइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है. अगर आपको इतना ग्रामेटिकल भी नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा, बट इतना याद रखो कि अगर कोई खुद से ऊपर जा रहा है तो राइज, कोई किसी की मदद से ऊपर जा रहा है तो रेज. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8, The longer he listened to his master, the more he came to realize that his own spirit had become rusty. तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें फिर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स के स्पेलिंग करेक्ट है. रस्टी वर्ड पे थोड़ा सा कुछ बच्चे लेट्स गो फॉर इट. रस्टी वर्ड पे थोड़ा सा बच्चे अटकेंगे. रस्टी वर्ड अगर आपको नहीं पता तो रस्ट तो पता होगा. एन को रस्ट लग जाता है. रस्ट यानी जंग लग जाना. तो कोई चीज़ को जंग लग जाना मतलब कोई चीज़ आप बहुत दिन से यूज़ नहीं की हो, वैसे ही पड़ी हुई है, तो दैट बिकम्स रस्टी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ यू वॉन्ट रीड इंग्लिश, इफ़ यू वॉन्ट प्रैक्टिस मैथ्स अलार्ड, सो योर नॉलेज ऑफ एप्टीट्यूड बिकम्स रस्टी. रस्टी यानी बहुत दिन तक जब आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हो तो वो कमज़ोर पड़ जाती है. दैट बिकम्स रस्टी. तो 8th हैज़ टू बी ऑल करेक्ट. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9. 9th को अगर आप सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स को ध्यान से देखो ना बच्चा, तभी समझ में आता है. अकाउंट में क्या आता है? डबल C. This was again a very easy question. 10th में भी अगर हाईलाइटेड वर्ड्स पे पहले सबसे पहला ध्यान दो तो तुरंत समझ में आता है कि सडन की स्पेलिंग में क्या आता है? EN. सो अगर आप ये सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेप्ट 7th थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू 15, दैट इज़ पैराजम्बल. पैराजम्बल को अगर आप देखो, सेंटेंसेस काफ़ी छोटे हैं और इजीली हो सकता है रीअरेंज. देखते हैं. ए, जैसे मैंने हमेशा क्लास में भी बताया, वेन एवर यू आर सॉल्विंग पैराजम्बल अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अ सेंटेंस जम्बल यू नीड टू यूज़ पेन एंड पेपर. पैराजम्बल बिना रफ वर्क के आप नहीं करोगे, हमेशा से मैंने बताया. तो सबसे पहले पेन पेपर लें. लेट्स स्टार्ट विद द ए सेंटेंस. ओके, the sentence A talks about the word they. Now can you see the word they here? They fled to a higher ground. They is a pronoun for a plural noun. अब इसमें plural noun कहाँ है? Soon the floods. No. Villagers. Yes, villagers is this. The terrified villagers दिखता है हमको E में. तो एक चीज़ कंफर्म हो गई, the terrified villagers E में है और A में द है. इसका मतलब क्या हो गया कि किसकी जोड़ी फिक्स हो गई हमारी? E और A की जोड़ी फिक्स हो गई. That's confirmed. That's co-confirmed कि E के बाद ये आना चाहिए because the terrified villagers abandoned their homes. They fled to the higher ground. Correct. Soon the floods retired and the villagers were able to return. अभी soon the floods retire मतलब पानी कम होने लगा. यहाँ पे बोल रहा है पानी बढ़ गया तो वो ऊपर चढ़ गए. वो ऊपर चढ़ गए, बाद में पानी कम होने लगा. So basically E A के बाद किसकी जोड़ी जा रही है यहाँ पे? B की जोड़ी जा रही है. If you take a look at this, the river overflowed its banks
द रेन फेल स्टेडिली फॉर सेवरल डेज। अभी डी और सी में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। बारिश गिरी इसीलिए नदी ओवरफ्लो हुई, नदी ओवरफ्लो इसलिए बारिश नहीं गिरी। सो डेफिनेटली डी एंड सी, दीज टू स्टेटमेंट्स आर शेयरिंग अ रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। दैट्स वाई डी हैज़ टू कम फर्स्ट, followed by C, E, A, B. This is the correct sequence. And then you can just put down the options for 11 to 15. Are you clear? So इसमें आपने क्या शॉर्टकट्स लगाए हैं वो फिर से एक बार बताती हूँ। ए में एक प्रोनाउन है जिसको हमने उसका नाउन कहाँ से निकाला, ई से, तो ई के बाद आएगा ए, एक जोड़ी। बॉम्बे shows a situation wherein people are returning back to their homes. इसका मतलब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, so there is a problem and there is some normalcy seen. So EAB goes. Then D और C को अगर ध्यान से देखो, so the relationship of cause and effect, that's why the sequence has to be this. Okay, now let's go for the next question, that is question number 16 to 20, the last questions. Okay, इसको सेंटेंस जंबल कहते हैं। सेंटेंस जंबल को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों का होना चाहिए, एक तो ग्रामर का और एलिमिनेशन। ग्रामर का यूज़ आपको आना चाहिए। लेट्स गो फॉर 16th. The authorities are flooded with meanwhile applications from migrants to return to their home states and districts. इतना तो फॉर श्योर है, एप्लीकेशंस फ्रॉम माइग्रेंट्स टू रिटर्न टू देयर होम स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, ये तो जा रहा है। यस, तो सी के बाद डी की जोड़ी फिक्स है। सी के बाद डी की जोड़ी, क्योंकि टू के बाद जनरली क्या आता है, V1 आता है। लेट्स गो विद दिस, आई यूज अ पेन हियर टू मेक इट अंडरस्टैंड टू यू। कैन यू सी टू रिटर्न, तो मतलब टू के बाद V1, तो सी के बाद डी की जोड़ी आपको कहाँ दिख रही है, इट्स ओनली इन द ऑप्शन बॉम्बे। सो अगर सिर्फ बॉम्बे ऑप्शन में तो इसको बॉम्बे ऑप्शन के हिसाब से डाल के देखते हैं। लेट्स गो फॉर इट। बी, मीनवाइल द अथॉरिटीज आर फ्लडेड विथ applications from migrants to return to their home states and districts. Absolutely correct. Therefore 16 का आंसर आना चाहिए बॉम्बे। Let's go for question number 17th now. Thousands of researchers all over the world to developing animal models to clinical trial designs and everything in between accelerate and track vaccine development from since January WHO has been working with. इतना तो समझ में आ रहा है कि डी से एंड नहीं होगा, बिकॉज जनरली, अगेन आई एम सेइंग जनरली सेंटेंसेस प्रेपोजिशन से एंड नहीं होते हैं। सो इफ यू टेक अ लुक एट दिस, इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड विथ, इट मीन्स डी ऑप्शन हट गया, ई ऑप्शन कट हो गया, दो ऑप्शंस कट हो गए आपके। अब बचता है सी, सी, बी। क्या सी सी वाक्य एंड हो सकता है अगेन फ्रॉम? नो, सी से एंड नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन क्या बचता है, करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन कुड बी सी, सी यानी बी से एंड होने वाला। चलिए एक सेकेंड just wait for a second. So, okay, let's come down again to this question. 17 को फिर से एक बार लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ग्रामर और एलिमिनेशन दोनों लगाना है इस पर। सो इफ़ यू गो विथ ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन डी को अगर आप देखो, सॉरी पार्ट फ्रेज जो है सेंटेंस का दिल्ली में विथ है और सी में फ्रॉम है, तो मेरा ये कहना है कि सी डी से वाक्य एंड नहीं हो सकता। तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ ऑप्शन नंबर सी। इसको डाल के देखते हैं एंड यू गेट द करेक्ट आंसर। सो द 17 द आंसर हैज़ टू बी सी। इसमें एक और है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो, ए के बाद सी की जोड़ी है, बिकॉज यहाँ का जो टू है ए ऑप्शन का, दैट कैन कंबाइन विद द V1 फॉर्म ऑफ एक्सेलरेट। तो 17 का आंसर क्या आना चाहिए, सी। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18th में मैंने ये बहुत बार लिया है आपको आई थिंक क्लास में, और मैं फिर से एक बार लेना चाहूँगी कि जनरली बच्चों 18th क्वेश्चन में ना ये एक वर्ड आया है अबाउट और दूसरा वर्ड है हाउ। अबाउट के बाद हाउ कभी चिपक कर नहीं आता है, ये मैंने आपको क्लास में लिया था जब मैंने स्पॉट द एरर की शीट बताई थी, इफ़ यू रिमेंबर। सो अबाउट और हाउ नहीं जाएंगे, इसका मतलब ए के बाद सी नहीं जाता है, ए के बाद डी नहीं जाता है, ए के बाद सी, ए के बाद डी की जोड़ी बिल्कुल नहीं जाएगी। नाउ लेट्स गो फॉर दिस। एंड से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, एंड से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, मतलब सी गया ऑप्शन, ये ऑप्शन चला गया। लेट्स गो फॉर डी। डी से सी से स्टार्ट हो सकता है क्या, देखते हैं। हाउ इट इन टर्न फुलफिल्ड, हाउ से जनरली वी डोंट स्टार्ट विद अ सेंटेंस, वी स्टार्ट अ क्वेश्चन, सो अगेन दैट कांट गो। लेट्स गो फॉर ऑप्शन नंबर डी एज वेल एज ऑप्शन नंबर ई। डी और ई में से क्या आंसर लेंगे हम? Mark Butcher opens up about, डी और ई में से लेना है हमको।
राइट, सी में से नहीं जाएगा. Opens up about how it in turn fulfilled a long-term ambition, his not so tough retirement call. Ambition, his not so tough retirement call. नहीं जा रहा है. Therefore, for 18, the correct answer has to be E. That goes. Okay, let's go for now the question number 19. If you take a look at question number 19, इसमें एक ट्रिक है. और वो ट्रिक क्या है कि यहाँ ऑप्शंस की नंबरिंग अलग की गई है. इफ़ यू टेक अ प्रॉपर लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शंस की नंबरिंग पे ध्यान दो. ए के बाद डाला है उन्होंने सी के बाद डाल दिया डी के बाद डाल दिया बी. क्या ऐसा ट्रिक एग्जाम में आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है. यू कैन नॉट स्टॉप द एग्जामिनर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग न्यू एंड इनोवेटिंग समथिंग न्यू. सो 19 में अगर ध्यान दो, ए के बाद सी डी बी. अगर देखा जाए तो there has to be no sentence rearrangement for this part. There has to be no sentence rearrangement for this part. Therefore, the answer for 19th has to be A. A, C, D, B. A, C, D, B. Now, let's go for question number 20, the last question. Russian Social Democratic Labour Party as a youth. हाँ, इसको थोड़ा सा ट्रिकी आप बोल सकते हो. क्यों? Born to a poor family. Okay? Born to a family in Gori in the Russian Empire. Now, see. अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रामर अप्लाई करके हम लोग देखते हैं, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी एज अ यूथ. ए से वाक्य एंड हो सकता है, कुछ कंप्लीशन दिख रहा है इसमें. इन गौरी इन द रशियन एम्पायर, नाउ जॉर्जिया. स्टालिन जॉइन द मार्क्सिस्ट, born to a poor family. Generally, you start the sentence with born to a poor family in. सो बॉर्न टू अ पुअर फैमिली इन बोला तो डी के बाद बी की जोड़ी आपको मिल रही है दिल्ली में, और डी के बाद बी की जोड़ी सी में भी है. बट जनरली यू इंट्रोड्यूस द बर्थ प्लेस, यू टेल अबाउट द पर्सन एंड देन व्हाट ही हैज अचीव्ड इन लाइफ. फॉर 20 द आंसर फॉर दिस ऑप्शन हैज़ टू बी दिल्ली. ओके स्टूडेंट्स. Okay, let's analyze the test and scores of this part. Now students, ये जो टेस्ट मैंने डिज़ाइन की है या जो टेस्ट को दिया गया है आप लोगों के लिए, दिस टेस्ट वाज ऑल अबाउट और फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट कंप्लीटेड द बैच. तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम आएगा इस टेस्ट का, वो भी उन्हीं बच्चों के हिसाब से आएगा जिनकी बैच अभी तक नहीं हुई है. नाउ इफ यू टेक अ लुक एट दिस, यहाँ पे जिन बच्चों ने 15 से लेके 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, 15 to 20 का जिसका स्कोर है, उनका स्कोर आई विल से इट्स अ गुड स्कोर. 15 to 20 का जिसका स्कोर है, आई राइट दिस अगेन विद द हेल्प ऑफ अ पेन. 15 से 20 का स्कोर जो बच्चों ने लाया है यहाँ पे, वेरी गुड स्कोर. ओके, वेरी गुड स्कोर, क्योंकि इन बच्चों की बैच नहीं हुई है अभी. जिन बच्चों की बैच हो गई है और उन्होंने भी ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने स्कोर करना चाहिए था 18 to 20 के बीच. जिन बच्चों की बैच नहीं हुई है और जिनका स्कोर 11 से लेके 14 के बीच है, अगेन आई विल टेल यू इट्स अ गुड स्कोर, अच्छा स्कोर है. 15 से 20 के बीच का स्कोर है, बैच नहीं हुई है, वेरी गुड स्कोर. 11 से 14 के बीच का स्कोर है, बैच नहीं हुई है, गुड स्कोर. लेकिन जिन बच्चों का स्कोर 10 के नीचे या 10 है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत और करनी पड़ेगी. स्टूडेंट्स हैव टू वर्क मोर, यू हैव टू रीड मोर, बिकॉज ये टेस्ट पूरा बेसिक पे बनाया गया है. नथिंग एज सच कोई एडवांस ग्रामर रूल डाला है कि बहुत टफ वोकैबलरी डाली है. तो आपको बेसिक पे ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा. बेसिक पे ज़्यादा वर्कआउट करना मीन्स अगेन व्हाट, रीडिंग, वोकैबलरी, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, वोकैबलरीज पे ही फोकस करना है. और जिन बच्चों की बैच हो चुकी है, फॉर देम स्टूडेंट्स दिस वाज रियली अ पीस ऑफ केक. ओके, सो 18 से 20 के बीच तुम्हारा स्कोर होना चाहिए. 2 गलत इसलिए मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि चलो सिली मिस्टेक्स है, ध्यान नहीं था, एंड ऑल दिस रीजंस. ओके, सो लेट्स कम डाउन विथ अगेन विथ इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट लेवल 2 number 3 on Monday. Wish you all the very best, students. Keep studying and keep going. Thank you.